साथियों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट सवाल को। अगर बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या कहता है कि किस समिति के अनुशंसा पर, सभी प्रश्नों को देखकर जाना है, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। भारत में पंचायती राज संस्था जो बना वो किस समिति के अनुशंसा पर बना था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आपका कहता है अशोक मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, सादिक अली समिति या बलवंत राय मेहता समिति। आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे और उसके क्या रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन किया गया था मेरे भाई 1956 में बलवंत राय की उपस्थिति में आपका यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति बना था और उसी में पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। क्लियर? तो याद रखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, नजरअंदाज करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको पड़ सकता है भारी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था का, देखिए भारतीय संघीय, प्रांतीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था आपने पढ़ा है, तो कहता है कि कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल ये संघीय व्यवस्था है भाई। स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था ये भी हमारे यहाँ की संघीय व्यवस्था है और शक्तियों का विभाजन भी हमारे यहाँ होता है। आपने देखा है राज्य के आधार पे, मतलब शक्तियों का विभाजन, हर व्यक्ति को किस खास मतलब एक शक्ति मिला हुआ है कि तुम इतने क्षेत्र को देख सकते हो, ब्लॉक वाला आदमी है तो इतने क्षेत्र को देख सकता है ना। तो शक्तियों का विभाजन भी हमारे यहाँ किया गया है। तो क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ क्या है, इसको विशेषता नहीं है। किसको? दोहरी नागरिकता को, मतलब एक व्यक्ति 2 देशों का नागरिकता प्रदान करे, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे आप, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के द्वारा, देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, मतलब एट प्रेजेंट टाइम अभी हमारे कितने मौलिक अधिकार है, ये बात कही जा रही है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में अभी हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो आप याद रखोगे भाई क्या, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसका जब 44वां संविधान का संशोधन हो रहा था तो उस समय उसको हटा दिया गया। और 6 कौन कौन से हैं, तो आपको याद रहना चाहिए, सब याद रखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक मतलब विचारों का अधिकार, तो सब याद रखिएगा। ठीक है, मैंने याद कर रखा है, मेरे याद करने से आपको थोड़ी फायदा होगा, मैं तो यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद याद रखना होगा। सरकारी स्कूल का जब आप बुक लेते होंगे तो सबसे पहले नंबर पेज पर, आप पहले दूसरे नंबर पेज पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें ना, तो मौलिक कर्तव्य का कितना है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं मेरे दोस्त। चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, 4 नंबर, क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है। निर्वाचन मतलब क्या होता है, इलेक्शन। ठीक है, बताइएगा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी या 26 जनवरी, आप लोग बताएंगे। 25 जनवरी या 26 जनवरी, आप लोग बताइए। 26 जनवरी को तो कोई स्पेशल दिन बनाया जाता है जी, आप लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है, तो अनुच्छेद 324। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक जितना भी है ये सब निर्वाचन से ही रिलेटेड है आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी बनती है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये कहां से आ जाता है, 1 मिनट, चलिए उसको रहने ही दीजिए, उससे क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, संघ शासित क्षेत्र का या राज्य का। तो दोनों ना, राज्यसभा में दोनों, संघ शासित क्षेत्र भी उसमें शामिल होते हैं और राज्य भी शामिल होते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, प्रश्न आपका 6 हो जाएगा, 5 के बाद, 5 के बाद आपका 6 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, केंद्र को, राज्य को, जिला को या कोई नहीं। सिंपल सी बात है, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान है ना। संघीय व्यवस्था में केंद्र सर्वोपरि कौन है, हमारा केंद्र है हमारा, है ना।
केंद्र सर्वोपरि है। तो याद रखेंगे आप ऑप्शन ए को, केंद्र को क्या हुआ है, तो अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 7वां नंबर क्या कहता है मेरे भाई कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है। देखिए राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मनोनीत सदस्य का संख्या। ठीक है, मनोनीत सदस्य की संख्या आपसे पूछी जा रही है राज्यसभा में। तो देखिए राष्ट्रपति जो है मेरे भाई, राष्ट्रपति आपके क्या करते हैं, सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ऐसे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वो 250 आपका हो सकता है। क्लियर, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्या, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 12 आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 8वां नंबर, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन है पटना, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तो कहां में सबसे पहले नगर निगम पहले स्थापित किया गया था। आज आप जो सुनते हैं कि भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे नगर निगम स्थापित हो गया। मतलब ना तो आपको सड़क बहारना है, सारा चीज वही, कचरा भी उठाकर वही ले जाएगा, है ना। तो नगर निगम स्थापित हो गया। तो कहता है कि पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो पहला नगर निगम आपका मद्रास। कहां में, तो मद्रास आपके याद रखेंगे। क्लियर, बच्चे मुंबई और मद्रास में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर, आप ध्यान रखोगे। 9 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य को विभक्त कर, कहता है किस राज्य को विभक्त करना मतलब तोड़ना। तो किस राज्य को तोड़कर नए राज्य तेलंगाना की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो तेलंगाना अभी हाल ही फिलहाल में आपका बना है नया राज्य। ठीक है, तो कहता क्या है कि किस राज्य को तोड़कर, तो ये आंध्र प्रदेश से टूटकर आपका बना है। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे पहले जब अपना देश आजाद हुआ तो पहले भाषा के आधार पे क्या किया गया, आपका नया जो राज्य बनाने का था वो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम फिर पारित हुआ, और उसके बाद भाषा के आधार पे आपके राज्यों का निर्माण कराना शुरू हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भाषा को लेकर लड़ाई होती रहे। अपने यहाँ बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में भी एक अलग जो है आपका वो अलग राज्य मांग रहे, कौन, मिथिला वाले जो है ना, जो मिथिला से, वो कहते हैं भाषा के आधार पे अपना राज्य अलग मांगने को कहते हैं। तो मतलब ये भाषा के आधार पे हमारे यहाँ राज्य का बंटवारा होते रहा है, और अभी तेलंगाना भी आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्या कहता है, 10वां नंबर, कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चना क्या रही है। अर्चना मतलब क्या होता है, अड़चन आना मतलब रुकावट है ना। तो कह रहा है कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसमें क्या रुकावट आ जाती है भाई, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तो सब हो जाएगा ना, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, अनुच्छेद 356 भी जब था तो ये भी था, राज्यपाल की भूमिका भी हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, इनमें से सभी जो है वो केंद्र और राज्य के संबंधों की प्रमुख अड़चना। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे, कहा पीडीएफ इसका मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर, अगला प्रश्न आप देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर आ जाएगा हमारा। कहता क्या है कि भारतीय संविधान का 73वां जो 73 जब आपका संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था, ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से या नगर निगम से। तो बिल्कुल इसका संबंध था पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज से। तो 11 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, पंचायती राज से इसका संबंध था मेरे भाई। अगला प्रश्न आप देखोगे 12 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के, 12 के बाद कहां से कहां चला जा रहा है, तेरा ध्यान किधर है, प्रश्न आजा भैया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब यहां पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, तो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्लियर, तो ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे 13 नंबर को। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बड़ा सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। मतलब कांग्रेस का जब आपने पढ़ा था एक दल का प्रभुत्व, तो एक दल का प्रभुत्व कब खत्म होता है और कौन आपके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो गैर कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री सबसे पहले आपके मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई को बनाया गया था। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए 14 नंबर कहता है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 108, कौन, अनुच्छेद 108 आपके सही जवाब हो जाएंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है अनुच्छेद आपका
8 है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए नीति आयोग, नीति आयोग पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कौन जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है वो आपका गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये सब आपके संवैधानिक क्या है? तो संवैधानिक आपके संस्था है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, ठीक है, प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए, बहुत अच्छा। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहता है प्रश्न, अच्छे से कीजिएगा प्रश्नों को। देखिए 17 नंबर प्रश्न है आपका दोस्त कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखिएगा 18 नंबर कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हमारे यहाँ राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखिएगा 19 नंबर मेरे भाई, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपका कहता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है वो किस नेता से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू जब अपना देश आजाद हुआ था और उसी रात को जो भाषण दिए थे ना मेरे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू जब अपना देश आजाद हुआ था और उसी रात को जो भाषण दिए थे ना, उसी को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो इसके सही जवाब के क्या हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर की बात करें तो कहता है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र गुजरात को ही ना कहा जाता है, तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का ही अंग है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर, किस देश के प्रभुत्व के से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो आपका अमेरिका, दो ध्रुवीयता था, दो देश जैसे सोवियत संघ और अमेरिका का वर्चस्व चल रहा था, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता क्या हुआ था? कायम हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करें अपना। तो दक्षेश जो है वो सार्क में कितने देश हैं? ये प्रश्न पूछा है। तो वर्तमान में अभी दक्षेश में 8 देश हैं। ठीक है, आपको 8 देशों के नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है। ठीक है, 8 देशों के नाम आपको बतलाने हैं भाई। अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त। प्रश्न आपका है 24 नंबर कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश हैं? सुरक्षा परिषद में टोटल जो है वो 15 देश हैं और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 5 है आपके। चूंकि 10 क्या है तो अस्थायी सदस्य देश है, 10 क्या है तो अस्थायी सदस्य देश हैं। क्लियर? तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर दोस्त। 25 नंबर क्या कहता है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जनरली जो है वो दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। क्लियर? चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे। पूना पैक्ट के बारे में पढ़ाए हैं जी बड़े अच्छे से, देखिएगा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। अरे सब्र कीजिए, 25 प्रश्न खत्म हो चुका है, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या परेशान हो रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 245 से 255, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पढ़ाए ना अभी। मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? मौलिक अधिकार आपके पास 6 हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? तो आपके कर्तव्य 11 हैं मौलिक कर्तव्य आपके। क्लियर? मौलिक कर्तव्य 11 और मौलिक आपका अधिकार पूछे तो आपका कितना है? 6 अधिकार है, कर्तव्य 11 है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख हम लोग देखें, मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे राज्यपाल। नेक्स्ट आप प्रश्न को देख लीजिए 31 नंबर, कौन सी संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां जो संविधान संशोधन था ये आपका शहरी स्थानीय संशोधन से जुड़ा है। क्लियर? अगला देखिएगा 33 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो समाहित है, निहित है आप कह सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का मतलब होता है, देखिए आय है, व्यय है, आय एवं व्यय या कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा। आय और व्यय दोनों को ही ना बजट के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, आय एवं व्यय आपके दोनों आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, 35 नंबर क्या कहता है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? देखिए वित्त आयोग, तो वित्त मंत्री कब बनते हैं? जब भारत की बात करें, जब चुनाव होता है वित्त मंत्री बनते हैं, तो चुनाव का कार्यकाल 5 साल का, तो सिंपल सा बात है वित्त आयोग का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक है, वित्त आयोग का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। लेकिन प्रश्न आपसे आगे पूछ रहा है क्या कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे यहाँ विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये थोड़ा डीप से साइड हट गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 6 वर्ष लिखा हुआ है वहां पे। किस भारतीय राज्य का, सब एक डीप का है हो गया जी, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था। ये तो लग रहा है कि आंसर है, आप लोग देख ले रहे हैं ना कैसे पीडीएफ बन गया जो आंसर है वही अगला देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अब क्या ही बताना है, यहाँ पे तो आंसर दिख रहा है, सब में वही हो गया ना। ओफो। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी मेरे भाई। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत भी करी थी। इसका जनरली संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, और ज्यादातर गेहूं को इसमें क्या दिया गया था? वरीयता दिया गया था। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सी पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा देवी। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा पाटिल 42 केंद्र में जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था, और जनता पार्टी का ही एक भाग है आपका बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। तो अगला प्रश्न आप फिर देखिएगा, फिर आपका प्रश्न क्या कहता है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस समय सब गठबंधन में थे, तो राजद ने सबसे ज्यादा सीटें प्रदान की थी, और राजद ही क्या था? तो आपका 2015 में बिहार विधान चुनाव के राजनीतिक दल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आपका कौन? तो सॉरी, राजद आपके। ठीक है, राजद। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 44 नंबर, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ है, नेपाल के काठमांडू में, ये भी ध्यान रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर आपको दिख जा रहा है, तो हम क्या करें? सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1996 में। सीटीबीटी कब स्वीकारा गया? 1996 में। वो हुआ क्या ना, मैं समझ गया, उनको मैंने बोला था आंसर टिक लगाने के लिए, वो आंसर क्या कहे ना कि किसी और कलर से टिक लगाती हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने यहाँ चेंज किया ना, तो इसीलिए वो दिख जा रहा है। अगला देखिए, अगला बार से ठीक कर दूंगा। आप क्लास ले रहे हैं तो इसमें छोड़ना सही नहीं है जी, पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने से मतलब पहले आंसर या बाद में आंसर से क्या मतलब? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में, पहला 1974 में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 47 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांत। क्या लिखा गया है? यूथांत लिखा गया है, देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको दिखे ही ना, यूथांत लिखा गया, दिख रहा है ना जी सबको। अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। क्या? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है दोस्त। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, 50 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, न्यायमूर्ति फजल अली। देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वो आपके क्या हैं? तो आपके फजल अली, ये आपके क्या है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1956 वाला अधिनियम जो पारित हुआ था, उसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे आपके। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 50 पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को देखिए, एक प्रश्न मैंने आपके लिए भी छोड़ा है, आपको बताना है सार्क के सदस्य देशों का नाम। तो चैट सेक्शन में, लाइव चैट्स में नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएंगे हमें कि 8 नाम आप बताइए, मैं कमेंट को पिन भी करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम लोग अपने अगले क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस तरह से जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद।